वेलकम बैक। मैं हूं स्वंजित रोशन और आज की इस कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया कैसे प्रोपोर्शनल होता है। हाउ कैन वी से द टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर नथिंग बट इट इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ देयर corresponding sides. And similarly, if we talk about perimeter of that triangles, that means if you have two triangles, triangle 1 and triangle 2, then the ratio of their perimeter is nothing but it is something like only the ratio of their corresponding sides, right? Okay, so let us start with important theorems which we simply discuss here. Area of two similar triangle. So अगर इसके स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संबंधित भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होती है। ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था कि क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। अगर आप इसे मैथमेटिकली देखना चाहते हैं कि जो मैं स्टेटमेंट मैंने कहा है इसका मैथमेटिकली क्या इसका मीनिंग है, तो कहते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपने लिया, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल लिया डीईएफ, और अगर ये दोनों ट्रायंगल प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल है कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए, और अगर सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया होगा यानी एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीईएफ इज ऑलवेज इक्वल टू AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE का स्क्वायर और BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF का स्क्वायर और AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय DF का स्क्वायर। ये रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। समझना है कि इसे क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो ये कैसे AB अपॉन डी लिख रहे हैं हम लोग, वो जरा समझने की कोशिश करिए। जब हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर करते थे, याद है आपको, दो ट्रायंगल को सिमिलर करते थे तो क्या होता था कि उनके जो साइड्स होते थे वो उनका रेशियो जो होता था वो क्या होता था, बराबर होता था कि नहीं? बिल्कुल होता था। कैसे? जैसे अगर मान लो एंगल ए और एंगल डी इक्वल है तो एंगल ए का अपोजिट है बीसी और एंगल डी का अपोजिट है ईएफ, तो बीसी अपॉन ईएफ जो होगा वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था, इक्वल होता था, है ना? उसी तरीके से एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल है तो एसी अपॉन डीएफ का रेशियो लेते थे, और उसी तरीके से एंगल सी और एंगल एफ इक्वल था तो सी का अपोजिट साइड है ए बी और एफ का अपोजिट साइड है डी, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट जो है एक तो मानना इतने इंपॉर्टेंट है बट उसे जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने गिवन कंडीशन के साथ जा सकते हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन बस इतना है कि जो एबीसी एक ट्रायंगल है, जो एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल आपके पास डीईएफ है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बस आपको इतनी सी जानकारी दी गई। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बात तो हम लोग जानते हैं ना जी, बिल्कुल। अच्छा एक बात और भी हम लोग जानते हैं कि इनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं, साइड करने का मतलब जो ए बी अपॉन डीई, इसका रेशियो इज इक्वल टू ए सी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ईएफ। और ये चूंकि एक कांस्टेंट होता है कि मान लो कि ऐसा कुछ मान लेते हैं कि के बराबर होगा, तो एक ये बात है, एक ये बात होता है और एक ये बात होता है, हम लोग जानते हैं। ये बात जैसे ही कोई कहा कि सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन हम लोग को ऑलरेडी नोन हो जाता है, पता होता है। अब जरा आगे समझते हैं। अगर मैं बोलूं चूंकि एरिया की बात चल रहा है तो एरिया के लिए हमने क्या किया
कि जब हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो मुझे एक बेस चाहिए होता है और एक हाइट चाहिए होता है, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए होता है उस बेस के ऊपर उसके अपोजिट वर्टेक्स से। तो हमने BC और CF को बेस माना है और उसके अपोजिट वर्टेक्स A और D से परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया है जो BC को M पे और EF को N पे कट करता है। क्लियर है? तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना चाहूं तो ये क्या होगा? तो ये होता है 1/2 इंटू बेस कहने का मतलब होता है BC और हाइट कहने का मतलब होता है AM। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालूं, DEF का अगर मैं एरिया निकालूं तो कैसे निकालोगे? DEF का एरिया निकालूं तो यहां भी हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा EF और हाइट इसके पास है DN। होगा कि नहीं? तो इसे मान लो 2 और इसको मान लो 3। अब 2 और 3 को डिवाइड कर दो। जब 2 और 3 को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? जब 2 और 3 को डिवाइड करोगे तो इधर तो हो जाएगा एरिया ऑफ ABC और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ DEF, ये हो जाएगा और इधर 1/2 कट जाएगा तो इधर बचेगा आपके पास BC इंटू AM डिवाइडेड बाय EF इंटू DN। इसे आप इक्वेशन 4 मान लो। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं है। अब जरा दो और एक इंपॉर्टेंट बात को देखने की कोशिश करो। आपके पास एक ट्रायंगल है ABM, एक ट्रायंगल है ABM एंड एक और ट्रायंगल आपके पास है DEN। ये दोनों ट्रायंगल को देख के मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग यहां से कुछ और भी रिजल्ट जान सकते हैं। तो बोलोगे दोनों में एक बात बताइए कि सर दोनों में एक बात है कि एक एंगल जो B है और एंगल E है ये बराबर है। क्यों? गिवन कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल इन दोनों में देखोगे जब ABC और DEF था तो उसमें ये चीजें थी तो और उनका एक ही पार्ट था तो मिला। पहली बात। एक और एंगल में अगर इक्वल दिखा दूं तो फिर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो वो कौन सा है? तो एंगल BMA जो है इज इक्वल टू एंगल END। ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इक्वल होंगे। और इसका ये मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल ABM है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसका? ट्रायंगल DEN का। और सिमिलर होते ही क्या होते हैं? इनके जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो साइड्स कैसे लेते हैं? एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं। और चूंकि मैंने ऑर्डर वाइज लिख दिया है तो आपको टेंशन नहीं होगा, डायरेक्ट इसके पहला दो साइड को इधर को लो, इसके पहले दो साइड को ले लो ऐसे। अब उसके बाद आपको ये पता था कि जो AM होगा उसके बाद देखो ना, यहाँ से AM होगा तो यहाँ से DN हो जाएगा अपॉन DN हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से अगर आप बात करोगे तो BM हो जाएगा और यहाँ से बोलोगे तो EN हो जाएगा। बट हमें दो का ही काम है तो हम यही दो को लेके चले। तो ये बात हम लोग और भी जानते हैं और इसे कहते हैं क्या? 5 नंबर का इक्वेशन नाम देते हैं। अब जरा ध्यान से 4 और 5 को देखिएगा। 4, 5 और 1 को देखिए। 1, 4 और 5 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिला? 4 और 5 को अगर आप ध्यान से देखिए तो यह लिखिए कि फ्रॉम, यहां से मैं लिखता हूं, है ना, फ्रॉम 4 एंड 5। इससे ये मिल गया मुझे कि हम लोग जहां AM अपॉन DM है वहां AB अपॉन DE लिख सकते हैं। और एक तो लिख दो, चलो तो लिखो यहां से कि जो एरिया ऑफ ABC divided by area of DEF, right? We can replace BC upon EF. We can replace here AM upon DM by AB upon D. So AB upon D. Yes or no? मुझे ये बता दो ये कर सकता हूं या ना? Of course we can do. Okay? Why? Because this is equal to that. But फ्रॉम इक्वेशन 1, बट फ्रॉम 1 से आपको क्या पता है कि जो AB अपॉन DE है इज इक्वल टू BC अपॉन EF। सो वी कैन सिंपली राइट BC अपॉन EF into this is also equal to BC upon EF. Yes or no? Yes, of course this one is equal. So what we got? BC into BC. So this is BC whole square and EF into EF. So it is nothing but EF whole square. And it is what? और ये है क्या?
एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF। ओके, अब सोचो कि अगर मैं BC अपॉन EF अपॉन AB अपॉन DE कह रहा हूं तो BC अपॉन EF भी तो AB अपॉन DE है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो कोई भी दो को बराबर करके हम लोग क्या कर सकते थे, उसको लिख सकते थे। और लिखते तो ये जो दो पे रिजल्ट आया है वो बाकी सारे पे सेम रिजल्ट आया था और बाकी के लिए भी वो प्रूफ हो जाता। तो ये सिंपल सा प्रूफ था। अगर आप चाहते ना, अगर आप चाहते तो ये वाला रिजल्ट का यूज करके भी, ये दोनों ट्रायंगल को भी अगर आप चाहते तो सिमिलर करके और इससे भी आप वो आंसर निकाल सकते थे, बट मैंने इसको चुना। आप इसको भी चुन सकते थे। तो आई होप कि आपको ये वाला बात समझ में आया होगा। बहुत आसान प्रूफ था ये आपके लिए, राइट था या नहीं था? जी बिल्कुल था। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो उसको एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। वो क्या है कि इफ two or many triangle have the common vertex and their base are along the same straight line, then the ratio between their area is equal to the ratio between their length of bases। आप नहीं समझ पाया मैंने क्या कहने की कोशिश की कि मान लो आपके पास कोई एक ट्रायंगल है। लेट अस सपोज ABC इज एन ट्रायंगल। ओके, ठीक है। कह रहा है कि अगर इस पे दो अब इस पे आप जितने भी लाइन ड्रॉ कर दो इसमें ऐसे करके, तो कितने ट्रायंगल बन गए? ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो अब यहां से मान लो ये हुआ D और ये हुआ E। तो अगर आप रेशियो निकालना चाहते हो पहला और दूसरे का, तो अगर आपको पहले और दूसरे का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो ये कुछ और नहीं करना है, ये जो बेसेस दिख रहे हैं उनका रेशियो ही उसका एरिया का बेस होता है। जैसे अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये कुछ और नहीं होगा, ये सिंपल हो जाएगा BD अपॉन DE। अब बोलोगे क्यों? अब यही ना मन में आएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो आप इसको पहले रिजल्ट समझ लो, फिर मैं क्यों का भी रीजन बताऊंगा। पहला बात तो समझ गए। उसी तरीके से अगर आप जो ट्रायंगल 2 है और ट्रायंगल 3 है इनके एरिया का रेशियो बोलोगे तो इसमें ये हो जाएगा ट्रायंगल 2 के नीचे का साइड है D और ट्रायंगल 3 के नीचे का साइड है EF। ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल। अब इसी तरीके से कोई भी दो ट्रायंगल को आप चूज करो तो हमेशा ही उनका जो नीचे बेस होता है उनका रेशियो ले लोगे तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का बेस हो जाएगा। कैसे? देखो, आपको कुछ नहीं पता तो ये बात तो पता होगी ना कि अगर ट्रायंगल है, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू परपेंडिकुलर, खींच सकता हूं? बोलो बिल्कुल। तो इसका एरिया निकालने का क्या होगा? तो 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी वही हाइट बनेगा, बट बेस बदल जाएगा। तो जैसे ही बेस आपका बदलेगा सिर्फ हाइट तो सबका सेम होगा, क्योंकि सारे एक ही वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, होंगे कि नहीं? और एक ही वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर खींचा गया है तो हमेशा एरिया क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है और सारे ट्रायंगल के लिए हाइट सेम है, तो दोनों का रेशियो लोगे तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाने से फिर वो चीजें सिर्फ बेस के रेशियो के बराबर हो जाती है। समझ में आया बात कि नहीं आया? बिल्कुल। अब एक अगला इंपॉर्टेंट और रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट 2, कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। यानी कहना क्या जा रहा है कि अगर मान लो आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल ये ए और मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल डीएफ है, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका जो पेरीमीटर का रेशियो होगा, यानी पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? इनका सम। यानी जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही पेरीमीटर होगा इसका। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? डीई प्लस EF प्लस FD। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ऊपर वाला, इस ट्रायंगल के नीचे है। अगर इनके दोनों के पेरीमीटर को आप रेशियो लेते हो तो कुछ और नहीं आएगा, ये AB अपॉन डी होगा। आपको पता अभी इसके बराबर होगा तो ये तो BC अपॉन EF के बराबर भी होगा, क्योंकि सारे रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आप पहले से क्लासेस देख रहे होंगे तो ये सिंपल ये है। यानी जैसे सिमिलर होने में क्या होते थे, उनके साइड
प्रोपोर्शनल हो जाते थे, वही प्रोपोर्शनल जो उनके पेरीमीटर के बराबर होगा। वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको पता होगा कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, ये तो पता है ना, क्योंकि ये तो गिवन ही होगा तभी ये बात कह रहे हैं। तो इनका रेशियो क्या होता था कि जो ए बी है ना, ए बी अपॉन डीई, प्रूफ बहुत आसान होता है, बस समझा देता हूं, ए सी अपॉन इधर से क्या हो जाएगा डी एफ। अब ये बात बहुत जल्दी जल्दी मैं इसलिए लिख रहा हूं नहीं, क्योंकि मैंने इसके पिछले क्लास में सिर्फ इसी के क्लासेस मैंने लिए कि कैसे ऐसा लिख सकते हैं। अभी मान लो कुछ और नहीं, जब तीनों कांस्टेंट हो तो किसी के बराबर होंगे, ऐसे ऐसा मान लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के टाइम डीई के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से जो ए सी है वो के टाइम डी एफ के बराबर हो जाएगा, और जो बी सी है वो के टाइम ई एफ के बराबर हो जाएगा। होगा ना बराबर? बोलो क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये तीनों बराबर है और किसी फिक्स नंबर के बराबर है, वो नंबर मैंने कहा के बराबर। तो ये इसके बराबर भी होगा, ये वाला भी इसके बराबर होगा, और ये वाला भी इसी के इक्वल होगा। अब उससे इक्वल होगा तो वहां से वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ए बी ए सी और बी सी का वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी की जगह पे आप पुट कर दो के डीई, चलो ठीक है, प्लस बी ए सी की जगह बी सी की जगह पे के ई एफ, और सी ए की जगह पे आप क्या पुट करोगे के डी एफ, और नीचे वाला को वही रहने दो, डीई प्लस ई एफ प्लस ई एफ या एफ डी जो बोलो। ऊपर वाले में से के निकाल दो, ऊपर वाले में तो के निकालोगे, जो ऊपर में बचेगा वही नीचे बचेगा, ये कट जाएगा, यानी कुछ और नहीं, ये के बराबर आ गया। और के का मतलब क्या होता है, ये वाला, इसीलिए इसका बराबर इतना मैंने आपको प्रूव करके जनरली बता दिया था। समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा आई होप। चलो, अगर समझ आ गया तो एक शानदार क्वेश्चन है जिसमें सिमिलर करने का भी है और आपको एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन भी है। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो जल्दी से ट्राई करिए। क्वेश्चंस पढ़िए पहले कि डीई और बीसी पैरेलल है। देखो ये पैरेलल गिवन है, और दो पैरेलल हो जाने से आपको पता है क्या होता है, बीपीटी थ्योरम। तो आपको तुरंत ही याद आ गया होगा कि बीपीटी से हो। तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल ए डी और ए बी सी है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस, मतलब सिमिलर होंगे। तो अगर ये दो पैरेलल हैं तो सिमिलर करने के लिए कोई दो एंगल बराबर करना होता है, यही तो हम लोग जानते हैं। तो अगर तो शुरू करते हैं पहला नंबर से कि जो देखो दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है डी ए ई, डी ए ई, और एक और ट्रायंगल है बी ए सी, ये है। इन दोनों को सिमिलर करने की बात कर रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की बात कर रहे हैं। सी ए बी जो करना है कर लो आप, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ क्या दोनों सिमिलर हैं? तो पहला देखो, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए आता है कॉमन, देख लो, बी ए सी और डी ए ई दोनों में कॉमन आता है पहला। और दो लाइन, एक बात हम लोग पहले जानते हैं कि दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि जो एक एंगल है ए डी ई, छोटे वाले का और बड़े वाले का हो जाएगा ए बी सी। ये हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो, तो इससे क्या मिल गया कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है ए डी ई, चलो, ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हो गए, हो गया सिमिलर। अब सिमिलर हो गया तो जितने रिजल्ट आप लिख सकते हो इनके साइड का रेशियो को क्या कर दो, बराबर, है ना? तो करो बराबर। और डी आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कब, अगर एडी हाफ ऑफ बीडी है, एडी जो है हाफ ऑफ बीडी है। चलो, अब ये एक बात जो लिखा है उसको जरा उसे रहने देते हैं। तो हम लोग अगर सिमिलर हो गया तो क्या बोल सकते थे कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू डीई अपॉन बी सी। सिमिलर होने के बाद उनके साइड के रेशियो बराबर हो जाते थे, ये बात तो जानते ही हैं। क्लियर है बात की नहीं? चलो, अब हमें क्या है, एडी और डीई की बात कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे? इसको कैसे लिख सकते थे, जरा कोई मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं, इसको क्या लिख सकते थे? हाँ,
कि AD अपॉन AB की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इनमें से इसको हम अब उल्टा कर दें, इनको क्या कर दें उल्टा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन D, ऐसा लिख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बताया हूं। अब अगर दो इनमें से 1 माइनस कर दो, इनमें से 1 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, इनमें से अगर 1 माइनस करो तो क्या होगा? BC अपॉन D, है ना? जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा? क्या होगा जल्दी से कोई मुझे बताओ। हाँ, और तो यहां से एक बात ये भी लिख सकते हो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अच्छा बोलो ये क्यों लिख रहे हैं सर हम? दिमाग में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में ऐसा कोई लाइन खींचा गया जो तीसरे का पैरेलल हो जाए तो बीपीटी से ये इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल होता है, तो लिख दिया मैंने। अब एडी और बीडी जरा ध्यान समझिएगा, एडी कितना है? हाफ ऑफ बीडी है, तो या बीडी है, तो बीडी को यहां से 2AD कह सकते हैं, तो एडी को एडी रहने देते हैं और डीबीडी को 2AD कह देते हैं, 2AD कह देते हैं। तो यहां से ए अपॉन EC ऐसे लिखेंगे और AD से AD कट गया, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि AE अपॉन EC, AE अपॉन EC जो है वो 1/2 आ गया, इसका रेशियो AE अपॉन EC क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, ए अपॉन EC की रेशियो कितना आ गई है? 1/2 आ चुकी है। अब जैसे ही ये 1/2 इसकी रेशियो आ चुकी है, तो यानी यानी ये 1 होगा तो ये 2 होगा, इनका रेशियो ऐसे मिल चुका है। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 ही रेशियो में होगा, क्योंकि इनका रेशियो बराबर है तो दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अब जैसे ही सेम वो आपको डी कैलकुलेट करना है और BC 4.5 दिया गया है, ये 4.5 गिवन है, तो आपको ये निकालना है। तो अब आप क्या करो, ध्यान से समझो। अब जैसे ही ये बात आपको मिला तो आपको यहां से क्या पता है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ये बात पता है या नहीं? बोलो बिल्कुल पता है, पता है। तो AD आपको पता है 1 है और AB कितना? 2 और 1 3 है ना? बोलो बिल्कुल है। चलो उसी तरीके से AE जो है 1 है और AC कितना है? 2 1 3 रेशियो है ना, तो आप उसको K मान के लो। डीई आपको नहीं पता ना, तो डीई को डी रहने दो, बट बीसी आपको पता है ना, 4.5 कर दो। अब यहां से डीई आप किसी भी दो रेशियो को बराबर कर दोगे तो क्या मिलेगा? तो यहां से जो डीई है वो क्या मिलेगा? डीई जो है वो 4.5/3 यानी 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि बीपीटी को भी यूज किया, हमने सिमिलैरिटी को भी यूज किया, बस इतना दो चीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। 2004 में पूछा भी गया है सीबीएसई में और आईसीएसई बोर्ड में, है ना, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप कि पहला वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर पहला वाला बात आप समझ चुके तो मैं इसको इरेज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने इसके दूसरे वाले पार्ट को, है ना। तो पहला दूसरा पार्ट तो क्लियर हो चुका है। अब तीसरे पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। चलो तो तीसरे पार्ट को मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तीसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन लिखा गया, जरा एक बार आप पढ़ के मुझे बताओ। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन लिखा गया है ना। तीसरे पार्ट में क्या लिखा गया है कि फाइंड करना एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ABC का रेशियो। अब देखो, अब अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है ना, अगर आपको अब रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, ध्यान समझिएगा, आपको एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC फाइंड आउट करना। तो आपको क्या बताया था मैंने कि अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया थ्योरम क्या बताया कि इनके जो साइड्स है ना उनका रेशियो ले लो, आपको काम बन जाएगा, और उनका स्क्वायर कर दो। तो इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो अगर मान लो आपको AD जो है और AB का रेशियो दिया गया, AD और AB का रेशियो आपके हिसाब से 1 रेशियो कितना है?
3 है, 1:3 है। तो यहां से आप AD को क्या बोल सकते, अगर AD x होता तो AB कितना हो जाता, 3x हो जाता। तो कुछ मत करो, यहाँ पे x ले लो और इसका स्क्वायर कर दो और इसका 3x का स्क्वायर कर दो, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको बचेगा 1/9। तो AD और AB का एरिया का रेशियो 1/9 होगा। अब ये ना जरूरी नहीं था कि आप ये ऐसा करो, ऐसा करना जरूरी था भी नहीं, बस आपको क्या करना था कि रेशियो को स्क्वायर कर देना था, उससे भी आंसर मिल जाता। अच्छा, दूसरा जो इसका क्वेश्चन पार्ट है ना, ये वाला कि एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एक जो ट्रेपीजियम नीचे बिछ रहा है ना BCED, इनका एरिया आपका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, इनके एरिया का आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जल्दी से मुझे बताओ। तो वही सेम चीजें हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो साइड्स, तो आपको इन दोनों का एरिया तो पता है, तो अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सके हैं, इसका भी एरिया फाइंड कर लिए हैं, तो अब इन दोनों का एरिया नहीं फाइंड आउट कर पाओगे क्या, क्योंकि आपको AD का एरिया अगर 1 यूनिट है और पूरा एरिया 9 यूनिट है ना, तो अगर ये, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तुम ही बताओ। ये पूरा वाला ट्रायंगल ABC है, देखो ना ABC का एरिया है वो कितना है, टोटल 9 यूनिट है, और ये वाला एरिया कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट है और टोटल 9 यूनिट है, तो सिर्फ ये वाला एरिया अगर हम रेशियो में फाइंड आउट करना चाहें तो 8 यूनिट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ADE 1 है और ये क्या हो जाएगा 8, सो दिस विल बी ADE अपॉन इसका एरिया 1/8 हो जाएगा। आप रेशियो से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आंसर को निकाल सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, रेशियो है कि एक फिगर दिया गया है, DE जो है पैरेलल है किसका, बेस BC का, यानी ये वाला जो लाइन है D इसका पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल है ABC एंड AD और DB का रेशियो कितना है, 5:3 है, यानी अगर ये 5 हुआ तो ये 3 हुआ, है ना, अगर ये है तो ये भी 5 और 3 रेशियो में ही होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, फटाफट लिख लिया। अब AD और AB का रेशियो चाहिए, AD और AB का रेशियो चाहिए, वही बात आ गया ना, देखो यहां से AD और DB का जो रेशियो है वो 5:3 दिया गया है, तो आप यहां से जो AD है उसको 5 टाइम x और जो DB है उसको 3x लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो को एग्जैक्ट नंबर में बदलने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया x, इसीलिए अब x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो AD अब रेशियो ने अब वो लेंथ बन गया है। अब आपको जरा मुझे बताना कि अगर आपको AD अपॉन AB चाहिए, AD अपॉन AB, तो AB पहले निकाल लो। तो AB कैसे निकालोगे, AB मिलता है AD को और DB को ऐड करने से, और ये कितना है, AD जो है वो 5x है और ये 3x है, तो AB जो है वो हो गया 8x हो गया, मिल गया जी, बिल्कुल। अब जैसे ही मिल गया, अब आप निकाल लो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB निकाल लो, तो AD आपके पास था 5x और AD आपके पास आ गया 8x, तो क्या मिल गया, 5/8 आपको मिल गया AD अपॉन AB। अब DE अपॉन BC अगर निकालना हुआ, DE अपॉन BC ये निकालना हो, तो आपको पता है ना कि अगर ये ट्रायंगल ABC और ADE दोनों सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, आपको पता है कि जो ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ये सिमिलर होता है तो आपने क्या देखा था कि जो AD अपॉन AB का जो रेशियो होता है AE अपॉन AC का रेशियो और DE अपॉन BC के रेशियो के बराबर होता है, और अभी आपने AD अपॉन AB निकाला तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, DE अपॉन BC के ही बराबर हो जाएगा, तो दोनों सेम ही होंगे कि नहीं, बिल्कुल। सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, क्या होता है सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या होता है कि व्हेन वी से टू फिगर आर सिमिलर, इट मीन वन इज इनलार्ज्ड यानी बिगर, और reduced यानी स्मॉलर वर्जन ऑफ द अदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, यानी बिना शेप को चेंज किए आप बता सकते हो कि वो एक ट्रायंगल बड़ा और एक ट्रायंगल छोटा है, शेप में चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइज को या तो इनलार्ज करना है या फिर रिड्यूस करना है।
यानी दिस इज व्हाई सिमिलरिटी इज कॉल्ड साइज ट्रांसफॉर्मेशन, या तो इसे डिलीशंस कहते हैं या फिर स्केलिंग। डिलीशन का मतलब छोटा करना और स्केलिंग का मतलब बड़ा करना होता है। जैसे आपको एक यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा, है ना, एक छोटा जो ट्रायंगल यहाँ पे जो ए बी सी एक जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, इसके तीनों वर्टिसेस से एक बाहर पॉइंट पी लिया और वहां से एक लाइन ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। अब इसी लाइन को हमने स्ट्रेटली आगे की ओर मूव कराया। मूव कराने के बाद हमने जो ट्रायंगल बनाया है, ये इसका क्या है, इनलार्जमेंट है, यानी इसको इमेज कर दिया। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है कि दोनों जितना साइज से ये लेंथ बड़ा है, उतने ही साइज से एसी वाला इससे बड़ा है और उतना ही साइज से ये बड़ा है। इसको बोलते हैं स्केलिंग होना। मतलब ओरिजिनल शेप का जो डायमेंशन है उसको स्केल करना है कि किसी फिक्स्ड रेशियो से, और जिस रेशियो से करते हैं उसे बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, बड़े को छोटा भी कर सकते हैं। इसको निकालने का एक सिंपल तरीका होता है कि हाइट ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका मॉडल है और एक रियल ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे, तो जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ मॉडल और ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से उसको स्केल किया जाता है। जैसे विड्थ कितना है उसका, विड्थ ऑब्जेक्ट का कितना है, इससे आपको मिलता है वो स्केलिंग फैक्टर। और जब उस स्केलिंग फैक्टर से गिवन चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो उनका क्या मिल जाता है, एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं क्या था। एक मॉडल है शिप का जो बना हुआ है 1:200 से। अगर लेंथ मॉडल जो ओरिजिनल लेंथ है वो इतना है, देखो तो रेशियो दिया गया है क्या, एक शिप है, ध्यान समझिएगा, एक शिप है, ठीक है, और एक क्या है, मॉडल है। तो मॉडल जो है और शिप का रेशियो ले लो, क्या दिया है, 1/200 दिया है ना। तो हमने क्या कहा था कि इसका जो मॉडल होता है उसको आप एग्जैक्टली भी क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे कि ओरिजिनल लेंथ जो होता है डिवाइडेड बाय शिप का ओरिजिनल कितना होगा, ये पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ से निकाल लो शिप का ओरिजिनल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो शिप का अगर आपको ओरिजिनल लेंथ निकालना है तो 200 गुना 4 कर दोगे, यानी हो जाएगा 800 मीटर का वो लेंथ हो जाएगा, किसका, शिप का। तो आपने क्या किया, सिर्फ उसको स्केल कर दिया। वैसे भी सोचो, जब और मॉडल 1 मीटर का था तो वो शिप 200 मीटर का था, यही कह रहा है। और मॉडल कहता है कि अगर 1 नहीं 4 मीटर का होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुना बढ़ गया, ये भी 4 गुना बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 800 का हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और आज ये सिमिलरिटी खत्म हो चुका है। अगर आपको कहीं भी डाउट आएगा, तो क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं फिर से उसके लिए स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो मिलता हूं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, साफ सफाई रखिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और ध्यान से सीखते रहिएगा।